Recording started. नमस्कार, मैं अशोक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक आम इंसान को राष्ट्र निर्माण के प्रति किस तरह से योगदान दिया जाना चाहिए, मैं इसी विषय पर आपके सामने प्रकाश डालने चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर हमें अपने घर का निर्माण करना है तो हम क्या कदम उठाते हैं। मुझे तो यह लगता है कि सबसे पहला काम जो हम करते हैं वे अपनी साफ सफाई का करते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए सब मिलकर कमाते हैं, जिससे कि घर के खर्च बिना रुकावट के चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं। फिर घर में चाहे परिवार के लोगों के विचार मेल क्यों ना खाते हों, लेकिन हम फिर भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं। अगर कहीं कोई चिकित्सक समस्या आ जाती है तो सभी एक साथ मिलकर उसका समाधान करते हैं। और अगर कहीं कोई लड़ाई होती है तो भी परिवार एक साथ मिलकर उसका सामना करता है और जल्द ही उसका भी हल मिल जाता है। इसी तरह से हम गांव, जिला, राज्य और देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, आइए अब हम इस विषय पर प्रकाश डालें। पहला, साफ सफाई। आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो आज हमारे सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है कि प्रधानमंत्री जी को साफ सफाई के लिए बोलना पड़ रहा है। फिर भी हम यही समझते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैं अपने इस विषय के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि लोग अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास की जड़ों को भी साफ रखें। इससे बीमारियां कम होगी और तभी हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। दूसरा, मुफ्त शिक्षा। देश के सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि बदलते भारत में कोई अशिक्षित न रहे, जिसमें से कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की अधिक आवश्यकता है। तीसरा, समानता के अधिकार का पालन। समानता के अधिकार का पालन संविधान में लिखे मात्र से कुछ नहीं होगा, धरातल पर क्या हो रहा है यह भी तो देखना होगा। आज अगर हम महिला पुरुष की बात करें तो यह समानता के बहुत बड़े स्तर पर विद्यमान है। फिर चाहे संसद क्यों ना हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड महिलाओं को अपनी बराबरी दिखानी होगी और इस देश के विकास में अपना अच्छे से योगदान देना होगा। जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों कमाते हों वहां कभी आर्थिक समस्या नहीं हो सकती। इसी तरह से देश की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। चौथा, मत के अधिकार का चुनाव। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो उसे अपने मत का अधिकार करना चाहिए, ताकि वे देश में बदलाव का भागीदार बने और वे लोकतांत्रिक सरकार का चयन करने में मदद कर सके। पांचवा, लोकपाल की व्यवस्था। कानून बन चुका है, पर अभी तक देश लोकपाल जैसे पदों को खाली छोड़ा हुआ है, जिससे कि सरकार की काम करने की मानसिकता समझ आती है। ऐसे पदों को पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, ताकि देश में भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में मदद मिल सके। अब यहां मैं आपको अपने मोहल्ले की एक गली की छोटी सी कहानी सुनाने चाहता हूं। कुछ ही दिनों पहले हमारे मोहल्ले की एक गली में लोग कचरा फेंकने लगे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, जिस कारण खाने के कचरे सड़ने लगे थे और गली से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम वाले हर दिन घर घर कचरा लेने जाते थे और इसके बदले में वे लोगों से 60 रुपए प्रति महीना लिया करते थे। कुछ लोगों को 60 रुपए ज्यादा लगते थे और इसी कारण लोग गली में कचरा फेंकने लगे। वन महोत्सव के दिन कुछ युवाओं ने उस गली को साफ किया और वहां भगवान की एक प्रतिमा रख दी, ताकि कोई उधर कचरा ना फेंक सके। और आज कोई भी उस गली में कचरा नहीं फेंकता। अब यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या लोगों को समझाने के लिए अब भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा? लोग क्यों ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सभी काम सरकार के भरोसे छोड़ने से कोई भी देश राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता?
मैं अपने इस विषय के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि एक आम इंसान को सरकार की सारी योजनाओं और कानूनों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों से सीख लें और उन युवाओं की तरह बने जिन्होंने कि उस गली को साफ किया। कुछ इसी तरह के छोटे छोटे उदाहरण हमारे देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए संभव है। एक आम इंसान को देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे अपना काम अच्छे से करके देश के लिए काफी कुछ योगदान दे सकता है। उदाहरण के लिए, पहला, एक अध्यापक बेहतर शिक्षा देकर। दूसरा, एक डॉक्टर अपने मरीजों का सही से इलाज करके। तीसरा, एक इंजीनियर दिए गए कार्यों को बिना किसी भ्रष्टाचार के। चौथा, एक विद्यार्थी सही तरीके से पढ़कर जिससे कि उसकी पढ़ाई देश के काम आ सके। पांचवा, एक किसान बिना किसी हानिकारक कृषि खेती करके नागरिकों को स्वस्थ करने में। छठा, सरकारी कर्मचारी बिना किसी शोषण के सरकार के काम को निचले स्तर तक पहुंचाने में। और सातवां, नेता व मंत्री अपने कर्तव्यों का बिना किसी गलत काम किए पालन करके। ये कुछ उदाहरण है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय से हो, वे अपने देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए देश के लिए काफी कुछ योगदान दे सकता है, जिससे कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। मेरे अब तक के अनुभव है, मैंने देखा है कि हम में से अधिकतर लोग काम से बचते हैं। काम से ज्यादा लोग छुट्टियों में ध्यान रखते हैं। सरकारी नौकरियों में पहले की कमाई देखी जाती है, नौकरी की जिम्मेदारियां बाद में। जहां रिश्वत लेने का मौका या बीच में रुपए निकालने का अवसर आता तो कोई नहीं झुकता। और अगर कोई व्यक्ति मौका मिलने के बावजूद भी सरकारी पैसा नहीं निकालता तो उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसने किसी पर एहसान किया हो। एक आम नागरिक, आज के समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो एक आम नागरिक है। आज तक कोई भी देश सिर्फ सरकार के भरोसे विकसित नहीं हुआ है, बल्कि हर देश के विकास या राष्ट्र निर्माण में सरकार से ज्यादा नागरिकों का योगदान होता है। किस तरह का योगदान होता है, आइए अब हम इस विषय पर प्रकाश डालें। पहला, विद्यालय। पहला कदम विकास की तरफ। आप यानी हम सभी अपने आसपास के गरीब परिवेश के बच्चों को सरकारी विद्यालय जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे उन बच्चों का भविष्य बदलेगा और इससे हमारे नेक नेतागण समझदार मतदाताओं को नहीं बहला सकते। दूसरा, कर। देश के हित के लिए दान। आप यानी हम सभी अपना कर समय समय पर भरते रहें और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये हमारे लिए अभी तक काफी दुखी करने वाली स्थिति है। तीसरा, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। ना कचरा फैलाएं और ना किसी को फैलाने दें। जिस तरह से हम अपने घरों की साफ सफाई में अपना अच्छे से योगदान देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने देश की साफ सफाई में भी वैसा योगदान दें। चौथा, मतदान। आपका हक, आपका अधिकार। यहां मैं कितना जोर दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज भी लोग मतदान दिवस को औकात समझते हैं। आप भी वोट दें और दूसरों को भी उस वोट का महत्व समझाएं। पांचवा, उद्यमी बने व बढ़ावा दें। दूसरे देशों के लोगों ने अपनी कंपनी शुरू की और वे कहलाए उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमियों ने और नौकरियां पैदा की, बाहर से पैसा देश में आया, जिससे दोनों देशों में व्यापार संबंध मजबूत हुए। सिंगापुर, कोरिया, ताइवान, जापान, यूरोप और चीन इस रास्ते को अपनाने वाले सबसे ज्यादा सफल देश हैं। छठा, महिलाएं। वे प्राणी जो ना तो कभी रुकता है, ना झुकता है और ना कभी थकता है। भारत हमेशा से ही महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में रहा है, पर आज भी ना जाने कितनी महिलाएं हर तरह की परिस्थितियों को रोज जूझती है। भारत एक समृद्ध देश महिलाओं को बिना आगे लाए कभी नहीं बन सकता। जब कुछ अच्छा काम होने जा रहा हो तो अगर किसी की मदद कर सकते हो तो मदद करो, मदद नहीं कर सकते हो तो बोलो।
बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो समर्थन करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर किसी का विरोध भी मत करो। 7वां, जनसंख्या। बच्चे तो अच्छे। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक टाइम बम की तरह है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, प्रदूषण, अपराध आदि का मुख्य कारण है। चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला दुनिया का दूसरा देश है। अगर भारत और उसके नागरिक बढ़ती हुई जनसंख्या के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत एक महान देश बनने का सपना अभी से छोड़ दे। और अगर सारे भारतवासी इन कदमों का पालन करेंगे तभी हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो सकता है यदि हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, बुद्ध नहीं, हिंदू कहने में फक्र महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक आप सभी से लेता हूं इजाजत। तब तक के लिए मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Unlock. Pause button. Stop button.